हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं व्यावसायिक संगठन की बात करने वाले हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये आप लोगों की क्लास जो है वो टीजीटी पीजीटी में तो काम आएगी ही आएगी। आप लोगों की बीकॉम अगर आप लोग करते हैं और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों की ये क्लास है काफ़ी आती हैं और ये क्लास जो है ये एक सब्जेक्ट है अलग से बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसकी क्लासें आप लोगों की मैं अच्छी तरीके से पूरी, जैसे मतलब कि बीकॉम में हम लोगों को जैसे मतलब करनी होती हैं और जिस प्रकार से पढ़ाया जाता है पेड कोर्सों में और जिस प्रकार से ऑफलाइन बैचों में पढ़ाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा कंटेंट दे देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं और अभी तक हम लोगों ने इसमें जो क्लास की बात करते हैं वो मतलब कि हम लोगों ने 12 क्लासें कर ली हैं और ये आज हम लोगों की 13 नंबर की क्लास रहने वाली है। अगर हम लोग बात करते हैं कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की ही क्लासें क्या चल रही हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की बात करें, चाहे किसी भी सेमेस्टर की बात करें, हम लोग प्रॉपर क्लासें आप लोगों की चल रही हैं और यूट्यूब ही पर चल रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, तो यहाँ पर जो क्लासें हैं वो अगर हम लोग बात करते हैं तो व्यावसायिक संप्रेषण की आप लोगों की क्लासें चल रही हैं। व्यावसायिक संप्रेषण की क्लासें आप लोगों की चल रही हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं व्यावसायिक सांख्यिकी की आप लोगों की क्लासें चल रही हैं। सांख्यिकी जिसे बिजनेस स्टैटिक्स कहते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। और आप लोगों की ये जो क्लास है वो व्यावसायिक संगठन की क्लास है और ये भी आप लोगों की प्रॉपर अच्छी तरीके से चल रही हैं। व्यावसायिक संगठन जिसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अगर हम लोगों ने पिछली क्लास में बात करते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने MCQ देखे थे कि व्यवसाय के MCQ क्या होते हैं और उनके जो कदम की बात करते हैं। व्यावसायिक संगठन के प्रारूप के चयन में निर्णायक जो घटक होते हैं उन पर मैंने आप लोगों को बात की हुई थी और उससे पहले मैंने इस टॉपिक पर पूरी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से बताई हुई हैं। अगर हम लोग इससे टॉपिक के पहले की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी बताए थे कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इनको आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि अगर हम लोग बात करते हैं कि व्यावसायिक संगठन के प्रारूप की बात की हुई थी और व्यावसायिक संगठन के जो प्रारूप हैं वो मैंने आप लोगों को बताए हुए थे कि निजी स्वामित्व वाले व्यावसायिक संगठन और सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र के व्यावसायिक संगठन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और इसके बारे में मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि निजी स्वामित्व, यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम लोग बात करते हैं कि निजी स्वामित्व वाले जो संगठन, मतलब निजी स्वामित्व वाले जो व्यावसायिक संगठन होते हैं उनमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होगा एकाकी स्वामित्व को। और आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो एकाकी स्वामित्व का ही है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को लिखा हुआ है कि हम लोग आज की क्लास में करने क्या वाले हैं, एकाकी स्वामित्व को करने वाले हैं, उनके उद्देश्यों को करने वाले हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी जानेंगे। हो सकता है आप लोगों की इस क्लास में ना हो पाए, अगली क्लास में जाए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं और बिना समय गवाए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि एकाकी स्वामित्व, जिसे हम लोग इंग्लिश में अगर हम लोग बात करते हैं तो जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग अपनी भाषा में बात करते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा यही व्यक्ति क्या होता है, यही व्यक्ति अगर हम लोग बात करते हैं, यही व्यक्ति स्वामी भी होता है, यही व्यक्ति प्रबंधक भी होता है। तो एक व्यक्ति के द्वारा समस्त व्यावसायिक कार्य किए जाते हैं, उसे एकाकी स्वामित्व कहते हैं, क्योंकि वही व्यक्ति सभी कुछ देखता है, वह लाभ में भी हिस्सा पाएगा, उसका दायित्व भी हम लोगों का असीमित रहता है। तो इस प्रकार से जो एकाकी स्वामित्व होता है वो सभी चीज़ों को वो खुद मालिक होता है। तो इसीलिए एक व्यक्ति की बात हम लोगों ने यहाँ पर की हुई है। कुछ बातें हम लोग इसमें देखते हैं कि हम लोगों को किस प्रकार से अपने पेपर एग्ज़ाम की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग किस भाषा में लिखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है कि एकाकी स्वामित्व का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एकल स्वामित्व का मतलब एक अकेला। एकल स्वामित्व वाला जो स्वरूप है वो व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप है जिसका अध्यक्ष केवल एक व्यक्ति होता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि एक व्यक्ति के द्वारा समस्त व्यावसायिक कार्य किए जाते हैं, उसे एकाकी
व्यापारी कहते हैं, एकल स्वामित्व कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एकल स्वामित्व वाला जो स्वरूप होता है व्यावसायिक संगठन का, वह प्रारूप है जिसका अध्यक्ष केवल एक व्यक्ति होता है, जिसे एकाकी व्यापारी, जिसे सोल ट्रेडर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे एकाकी व्यापारी कहते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग कोई कोचिंग खोलते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, तो वो सारा का सारा जो काम देखता है वो दुकानदार के द्वारा देखा जाता है। अगर एक व्यक्ति के द्वारा ये बात की गई है तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। भारत में इस प्रकार के जो संगठन हैं, इस प्रकार के जो स्वामित्व संगठन हैं, वो भारत में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, ना ही साझेदारी ना ही कंपनी। सबसे ज़्यादा कौन से व्यापार है, संगठन है? तो एकाकी स्वामित्व वाले जो संगठन हैं भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं और वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा हैं। और अगर हम लोग आगे बात करते हैं कि व्यवसाय का समस्त उत्तरदायित्व इस व्यक्ति के कंधों पर ही होता है। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति दुकान लगाता है, कोई व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो वही व्यक्ति सारा का सारा देखेगा, सारा का सारा उत्तरदायित्व उसी व्यक्ति का होगा। असफल होने की दशा में, असफल अगर वह व्यक्ति होता है, अगर लाभ कमाता है तो उसको मिलेगा पूरा का पूरा, और अगर वह हानि होती है, अगर वह असफल होता है तो वह उसकी जिम्मेदारी होती है। किसकी? जो व्यक्ति बनाता है। तो असफल होने की दशा में व्यापार का सारा जोखिम भी उसे झेलना पड़ता है। एकाकी व्यापारी स्वयं ही व्यापार का स्वामी, उसका प्रबंधक और कर्मचारी होता है। मतलब कि सारा का सारा कुछ वही व्यक्ति होता है। चाहे हम लोग बात करें एकाकी स्वामी की बात करते हैं, चाहे प्रबंधक की बात करते हैं, और चाहे कर्मचारी की बात करते हैं, वही व्यक्ति सारा का सारा कुछ होता है। एकाकी व्यापारी को व्यक्तिगत साहसी, मतलब कि इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप, और व्यक्तिगत स्वामी, इंडिविजुअल ओनर, व्यक्तिगत संस्थापक और एकल स्वामी, सोल प्रोप्राइटर्स कहते हैं। मतलब इनको, इस व्यक्ति को, एकाकी व्यापारी को कई नामों से पुकारते हैं। क्या क्या नाम है? व्यक्तिगत साहसी भी कहते हैं, व्यक्तिगत स्वामी भी कहते हैं, व्यक्तिगत व्यवस्थापक भी कहते हैं, तथा एकल स्वामी भी कहते हैं। तो एकाकी स्वामित्व का मैंने आप लोगों को इतना अच्छा तरीके से आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर हम लोग बात करते हैं तो, अगर हम लोग की पॉइंट की बात करते हैं तो एकाकी जो स्वामित्व है, एकाकी स्वामित्व, ठीक है, एकाकी स्वामित्व में अगर हम लोग दायित्व की बात करते हैं तो दायित्व कैसा होता है? तो यहाँ पर जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। कैसा होता है? असीमित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के की पॉइंटों को हम लोगों को याद रखना है। पहली बात, मैं आप लोगों को इस लैंग्वेज में समझा रहा हूँ जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एकाकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का यह प्रारूप है जिसमें एक व्यक्ति स्वयं को पूंजी, स्वयं के प्रबंध कौशल, स्वयं के निर्णय तथा स्वयं की असीमित जोखिम, असीमित, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है असीमित दायित्व या असीमित जोखिम की बात पर करते हैं। तो इस बातों को याद रखिए। तो एकाकी जो व्यापार है वो एक व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप है कि जिसमें एक व्यक्ति स्वयं को पूंजी, स्वयं के प्रबंध कौशल और स्वयं के निर्णय तथा स्वयं की असीमित जोखिम पर व्यवसाय प्रारंभ करके उसका संचालन व प्रबंध करता है। तो इस बातों को आप लोगों को, एकाकी स्वामित्व के बारे में मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को पूरी बताने की कोशिश की है। और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर भी आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, और आगे लिखा हुआ है कि एकाकी स्वामित्व के लक्षण बात करें या फिर विशेषताओं की बात करें, एक ही बात है। तो एकाकी जो स्वामित्व की जो लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहली नंबर अगर हम लोग बात करते हैं, पहली विशेषता की बात करते हैं या लक्षण की बात करते हैं, तो प्राचीनतम एवं सरलतम प्रारूप है। सबसे प्राचीन अगर प्रारूप पूछा जाता है कि व्यावसायिक संगठन का, कि व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीन प्रारूप कौन सा है? तो कौन सा है? तो याद रखिएगा कि वो प्राचीनतम जो स्वरूप है, वो प्रारूप है, वो कौन सा है? तो याद रखिएगा कि वो एकाकी स्वामित्व है, एकाकी स्वामित्व या फिर एकाकी व्यापार।
ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे प्राचीनतम है और इसकी स्थापना करना भी सरल है। कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी है कि हमें कोई कागजात नहीं बनाने हैं कि हमें व्यापार स्टार्ट करना है तो हमें कोई कागजात बनाने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो इस प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर पहली विशेषता तो इसकी यही है कि यह प्राचीन है और सबसे सरल है इसकी स्थापना करना। तो इसमें लिखा हुआ है कि समस्त व्यावसायिक संगठनों में एकाकी व्यवसाय सबसे अधिक पुराना व सरल प्रारूप है। यह अनेकों बातों में पूर्णतः प्राकृतिक भी है। ठीक है। उसके बाद दूसरी नंबर विशेषता लिखी हुई है कि एकाकी स्वामित्व, तो एकाकी व्यापार में केवल एक व्यक्ति ही व्यवसाय के समस्त संपत्तियों का स्वामी होता है एवं अकेले ही समस्त जोखिम भी उठाता है। अगर मान लो कि अगर पूरा का पूरा लाभ आपका, ठीक है, तो हानि भी तो आपकी होगी, हानि तो कोई शेयर करने आएगा नहीं। तो यहाँ पर एक विशेषता इसकी ये भी है कि समस्त जो संपत्तियाँ होती हैं वो स्वामी की होती हैं और अकेले ही उसे समस्त जोखिम भी उठाता है। व्यवसाय के प्रारंभ से अंत तक एवं उसके बाद भी संपूर्ण स्वामित्व जो है वो एकल स्वामी का ही रहता है। तो ये दो विशेषताएं मैंने आप लोगों को बताई कौन कौन सी, कि एकाकी व्यापार जो है वो सबसे प्राचीन और सबसे सरल है, आप लोग अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद एकाकी स्वामित्व जो है वो समस्त संपत्तियां और समस्त दायित्वों का जोखिम भी उठाता है और व्यवसाय के शुरुआत से लेकर अंत तक वही उसका स्वामी होता है। अगर हम लोग तीसरी नंबर की विशेषता की बात करते हैं, तीसरे नंबर लक्षण की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्ति। मतलब कि इसमें क्या होती है कि इस संगठन में अगर हम लोग बात करते हैं कि वैधानिक औपचारिकताएं नहीं होती, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी, कि इस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना हमें। तो एकाकी व्यापार को इस प्रारंभ करने में किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही जैसे रजिस्ट्रेशन करना आदि करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अनुबंधीय क्षमता रखने वाला कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी वैधानिक व्यवसाय को प्रारंभ कर सकता है। तो वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्ति किसमें होती है, तो एकाकी स्वामित्व में होती है, एकाकी व्यापार में होती है, एक ही बात है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो विशेषता लिखी हुई है, नेक्स्ट जो लक्षण लिखा हुआ है, उसकी अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रारंभ तथा अंत करने में सुविधा, एकाकी व्यवसाय को कभी भी प्रारंभ और अंत भी समाप्त भी किया जा सकता है। मतलब कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रारंभ तथा अंत करने में सुविधा होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एकाकी व्यवसाय को कभी भी प्रारंभ और कभी भी समाप्त किया जा सकता है, इसमें ये सुविधा रहती है। ठीक है। उसके बाद और भी विशेषताएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। एक एक विशेषता को अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर हम लोग 5वीं नंबर की विशेषता की बात करते हैं कि पूंजी पर एकाधिपत्य का मतलब यहाँ पर होता है कि एक अधिकार होता है। किसका? जो स्वामी पूंजी लगाएगा उसी का तो अधिकार होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एकाकी व्यवसाय प्रायः निजी की पूंजी से ही प्रारंभ किया जाता है। निजी पूंजी अगर होगी तभी हम लोग एकाकी व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। अगर मान लो कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपको पूंजी देता है तो वो भी कहेगा कि हम भी इसमें पार्टनर हैं, तो वो साझेदारी कहलाएगी। ठीक है। अगर जनता पैसे देती है तो वो अंश कहलाएगी, और अंश अगर कंपनी की बात करते हैं तो ये बातें हम लोग अभी आगे करेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर निजी पूंजी से प्रारंभ की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर उचित ब्याज पर ऋण भी लिया जा सकता है, किंतु दोनों ही दशाओं में पूंजी पर एकाधिपत्य एकल स्वामी का ही रहता है। ये इसकी विशेषता है कि चाहे ऋण की बात करें, चाहे पर्सनल पूंजी की बात करें, मतलब निजी पूंजी की बात करें, दोनों का आधिपत्य किसका होगा? एकल स्वामी का होगा, जो व्यवसाय को स्थापित कर रहा है। और अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की, अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी तरीके से लिख रखी हैं कि बहुत सी विशेषताएं, आप लोग इनमें से कोई भी 5 या 10 विशेषताएं अपनी अच्छी से करके याद कर लेके जाइए और एग्जाम में अच्छी तरीके से अपने नोट्स को, मतलब कि अपने एग्जाम को अच्छी तरीके से कीजिए। अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एकाकी नियंत्रण एवं प्रबंध की बात करते हैं तो एकाकी व्यापार में उसका स्वामी ही संपूर्ण व्यवसाय का संगठन करता, नियंत्रण करता और प्रबंधक होता है। एकाकी व्यवसाय में जो नियंत्रण और प्रबंध की बात करते हैं तो एकाकी व्यापार में जो स्वामी होता है वही संपूर्ण व्यवसाय का जो संगठन करता होता है, नियंत्रण करता होता है और प्रबंधक भी वही होता है। आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं ही प्रबंध व्यवस्था एवं व्यापारिक पद्धतियों में संशोधन भी कर सकता है। तो प्रबंध व्यवस्था और
अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो इनमें संशोधन भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो असीमित उत्तरदायित्व व्यापार में होने वाली समस्त क्रियाओं। असीमित उत्तरदायित्व अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पॉइंट में अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग कहेंगे कि ये पॉइंट तो बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ इतनी सी सिंपल सी एक बात है कि असीमित उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी हानि होगी, जो भी उत्तरदायित्व आएगा वो किसका होगा, तो आप कहेंगे कि वो एकाकी व्यापारी का होगा। किसका होगा, सोल ट्रेडर का होगा, तो एकाकी व्यापारी का होगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि व्यापार में होने वाली समस्त क्रियाओं के लिए व्यापारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। लाभ की दशा में वही अकेला संपूर्ण लाभ का अधिकारी होता है और इसके विपरीत यदि हानि होती है तो उसी को सहन करनी पड़ती है। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि समस्त लाभ अगर आपका तो हानि भी आप लोगों को आपको ही सहन करनी पड़ेगी। कोई दूसरा नहीं आएगा कि लाभ अगर मेरा और हानि तुम भैया मेरे साथ शेयर कर लो, ऐसा नहीं होता है। यदि वह अपने व्यवसाय संबंधी ऋण ना चुका पाए तो लेनदार उसकी कुल निजी एवं व्यवसाय में लगी हुई संपत्ति को बिकवाकर ऋण का रुपए वसूल कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बताई हुई है। अगर हम लोग नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं कि समस्त जो कार्य क्षेत्र है वो सीमित पूंजी, सीमित प्रबंध कौशल तथा असीमित उत्तरदायित्व के कारण एकाकी व्यवसाय का जो कार्य क्षेत्र है वो प्रायः कैसा होता है, सीमित रहा है। एक स्थान विशेष पर ही एकाकी व्यवसाय करना संभव होता है। अत्यधिक क्षमतावान व्यापारी द्वारा अनेकों स्थानों पर व्यापार करना अपवाद हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति बेचारा कहाँ कहाँ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एकाकी व्यवसाय का जो क्षेत्र होता है वो सीमित कहा गया है। और सीमित कहा क्या गया है क्योंकि यहाँ पर सीमित कार्य क्षेत्र होता है। वो कार्य क्षेत्र भी उसका निश्चित होगा क्योंकि वो ज़्यादा जगह तो जा नहीं पाएगा और ज़्यादा जगह देख नहीं पाएगा। सीमित पूंजी होगी क्योंकि वो अकेला व्यक्ति पूंजी लगाएगा। सीमित प्रबंध कौशल होगा और असीमित उत्तरदायित्व होगा। तो इसीलिए इसका जो कार्य क्षेत्र होता है कंपनी की अपेक्षा, साझेदारी की अपेक्षा थोड़ा सा सीमित होता है। और अगर हम लोग नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं तो व्यवसाय के चयन में स्वतंत्रता। अगर व्यवसाय का चयन करना है तो साझेदारी में मान लो हमें कोई व्यवसाय का चयन करना है और हमारा जो पार्टनर है उसको अलग व्यवसाय का चयन करना है, तो आपस में पहले हम लोगों को रजामंदी करनी पड़ेगी कि किस प्रकार का व्यवसाय किया जाए। लेकिन एकाकी व्यापार में स्वतंत्रता है हम लोगों को चयन करने की कि जो मेरा मन है, जिसमें हमारी रुचि है, हम उस व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एकाकी व्यापारी अपने मनोनुकूल व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है क्योंकि उसको किसी अन्य पक्ष से परामर्श नहीं करना पड़ता। यदि किसी व्यवसाय के लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है, जैसे भांग गांजा का व्यवसाय, तो वह स्वयं अपने नाम से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगर मतलब कोई सरकार अगर अनुमति आवश्यक होती है, जहाँ पर अनुमति लेनी पड़ती है, तो वहाँ पर ले सकता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जो बातें ऊपर बताई हुई हैं तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत सी विशेषताएं दिखाई हुई हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें से। आप लोग जरूरी नहीं है कि सभी विशेषताएं आप लोगों को याद हों। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम लोग नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं कि व्यवसाय के विकास व विस्तार की स्वतंत्रता, मतलब कि व्यवसाय का अगर हमें विकास करना है तो उसके लिए भी हम स्वतंत्र हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है कि कोई रोका टोकी नहीं है कि भाई नहीं, यहाँ तक आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो एकाकी व्यापारी जब चाहे अपने व्यवसाय का जो है विकास और विस्तार कर सकता है। और नेक्स्ट अगर हम लोग विशेषता की बात करते हैं तो व्यावसायिक कार्यों में स्वतंत्रता। व्यावसायिक कार्यों में स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर जो माल है, माल को नगद या उधार बेचना, ग्राहक को विशिष्ट छूट देने, दुकान को कभी बंद करने आदि भी उसे स्वतंत्रता होती है, क्योंकि वह अकेला व्यक्ति होता है। कोई उससे रोका टोकी तो है नहीं कि नहीं तुमने आज व्यवसाय क्यों बंद कर दिया, इतनी छूट क्यों दे रहे हो, उधार माल नगद क्यों बेच रहे हो, मतलब उधार माल को उधार क्यों बेच रहे हो, कोई रोकने वाला तो है नहीं, क्योंकि हम खुद के मालिक हैं। हमें क्या करना है, क्या हमारा अच्छा है, क्या हमारा बुरा है, ये सारी बातें वो एकाकी व्यापारी के अपने संज्ञान पर होती है। तो इसीलिए व्यावसायिक कार्यों में उसे स्वतंत्रता होती है। और अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटों की बात करते हैं कि व्यवसाय तथा उसके स्वामी में अभिन्नता, तो एकाकी व्यापारी का एक लक्षण यह भी है कि उसको अपने स्वामी से कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता है। अतः यदि स्वामी की मृत्यु हो जाए तो व्यवसाय भी भंग हो जाता है। वैसे तो व्यवसाय में एक अवधारणा है कि पृथक अस्तित्व की अवधारणा
लेखांकन में अगर आप लोगों ने सुना भी होगा तो ये एक अवधारणा है कि पृथक अस्तित्व की अवधारणा, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। तो एक अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट है अवधारणा, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या कहा गया है कि व्यवसाय और जो मालिक है, जो स्वामी है, उसका जो अलग अलग अस्तित्व होता है, लेकिन यहाँ पर जो है एकाकी व्यापार में ऐसा नहीं माना गया है, क्योंकि अगर स्वामी की मृत्यु हो जाए तो व्यवसाय भंग हो जाता है। यदि यही नहीं, यह व्यवसायिक कार्यों के लिए अपने नाम से मुकदमा चलाता है और अन्य लोग भी उसी के नाम से संस्था पर मुकदमा चला सकते हैं। और लास्ट विशेषता जो लिखी हुई है, अगर हम लोग लास्ट लक्षण की बात करते हैं कि विशिष्ट व्यवसायों के लिए उपयुक्त है। अगर विशिष्ट व्यवसायों की बात करते हैं तो जिन व्यवसायों में व्यक्तिगत योग्यता पर ध्यान देने तथा सेवा व सतर्कता की आवश्यकता है, उनके लिए यह व्यवसाय प्रारूप जो है सबसे अच्छा है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं वकील या डॉक्टर का पेशा, चित्रकला, शिल्पकला आदि, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को व्यावसायिक जो है एकाकी स्वामित्व के बारे में मैंने आप लोगों को सबसे पहले मैंने आप लोगों को एकाकी स्वामित्व के बारे में अच्छी तरीके से समझाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एकाकी स्वामित्व की जो विशेषताएं हैं, जो लक्षण हैं, उनको मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे प्राचीनतम स्वरूप है या प्रारूप है, सरलतम प्रारूप है, इसकी स्थापना करना सरल होता है, इसमें जो संपत्तियां होती हैं वो मालिक की होती हैं और जोखिम भी मालिक को ही उठाना पड़ता है। उसके बाद मैंने बात की कि इसकी जो वैधानिक औपचारिकताएँ हम लोगों को नहीं करनी पड़ती हैं, क्योंकि कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी कि रजिस्ट्रेशन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। इसमें जो है प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाकी व्यवसायी द्वारा किया जाता है। उसके बाद पूंजी पर एकाधिकार होता है। एकाकी व्यापार में नियंत्रण और प्रबंध उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो उस व्यवसाय का मालिक होता है। असीमित उत्तरदायित्व होता है। सीमित कार्यक्षेत्र होता है। व्यवसाय के चयन में स्वतंत्रता होती है और व्यवसाय के विकास और विस्तार की स्वतंत्रता होती है। व्यवसायिक कार्यों में स्वतंत्रता होती है। व्यवसाय तथा उसके स्वामी में अभिन्नता होती है और विशिष्ट व्यवसायों के लिए यह उपयुक्त है। अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से विशेषताएं बताई हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि एकाकी स्वामित्व के लाभ या महत्व, तो एकाकी व्यवसाय के जो स्वामित्व है, एकाकी स्वामित्व के जो लाभ हैं या महत्व हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, अगर नहीं बताया हुआ है तो अब सुन लीजिए आप लोग कि एकाकी स्वामित्व के जो लाभ होते हैं वो मैंने 4 प्रकार के आप लोगों को बताए हुए हैं। तो स्थापना संबंधी लाभ की स्थापना करना किस में सरल होता है, किस में नहीं होता है। प्रबंध संबंधी लाभ कौन कौन से होते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं कि आर्थिक या वित्तीय लाभ की बात करते हैं और बात करते हैं सामाजिक लाभ या उपयोगिता की। तो अगर हम लोग इनमें लाभ की बात करते हैं तो मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट करके बता देता हूँ कि हम लोगों को स्थापना संबंधी लाभ जो हैं वो इसमें कौन कौन से होने वाले हैं। अगर हम लोग स्थापना संबंधी लाभ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना करना सरल होता है। तो हम लोग इसकी बात करते हैं कि सुगम प्रारंभ एवं समापन। सुगम प्रारंभ एवं समापन। इसमें जो बात कही जाती है कि इसमें इसकी स्थापना जो है वो सरल है और इसका समापन भी जो किया जाता है वो सरल प्रकार से हम लोग सरलता से किया जा सकता है। तो इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं होती है। तो इसकी स्थापना करना भी सरल होता है और इसकी जो है समापन करना भी सरल होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं और भी लाभों की बात करते हैं कि व्यवसाय के चयन में स्वतंत्रता, व्यवसाय के चयन में स्वतंत्रता, व्यवसाय के चयन में स्वतंत्रता, तो ये भी इनका एक लाभ है। स्थापना संबंधी लाभ में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताई हुई हैं कि सुगम प्रारंभ करना, मतलब कि अच्छी तरीके से सरलता से हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं और इसका समापन भी हम लोग सुगम तरीके से कर सकते हैं। व्यवसाय के चयन में स्वतंत्रता होती है। अगर हम लोग बात करते हैं प्रबंध संबंधी लाभ हम लोगों को कौन कौन से हो सकते हैं, तो प्रबंध संबंधी लाभ अगर हम लोग बात करते हैं तो निर्णयन में सुविधा होती है। हम लोगों को निर्णयन में सुविधा होती है, क्योंकि निर्णय हमें खुद लेने हैं तो हम लोग निर्णय लेने में सुविधा होती है। तो निर्णयन में सुविधा होती है, निर्णयन में सुविधा। और अगर हम लोग बात करते हैं कि गोपनीयता की बात करते हैं, क्योंकि हम खुद ही मालिक हैं तो कोई बात अगर हमें गोपनीय रखनी है तो यहाँ पर गोपनीयता की बात भी हम लोग कर सकते हैं, गोपनीयता होती है।
और अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें लोच होती है, इस व्यवसाय में लोच होती है, क्योंकि हमें कोई भी चेंजेस अगर करनी है तो हमें खुद करनी है, तो हम इसमें कर सकते हैं। व्यक्तिगत संपर्क होता है इसमें, हम लोगों व्यक्तिगत संपर्क हम लोग करते हैं क्योंकि हमें खुद ही मालिक हैं, खुद ही सब कुछ हैं, खुद ही कर्मचारी हैं, तो हम लोगों से, ग्राहकों से सीधा संबंध स्थापित कर सकते हैं क्योंकि हम खुद ही सब काम देखते हैं। तो व्यक्तिगत संपर्क हम लोग कर सकते हैं। तो प्रबंध संबंधी लाभ मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं। आत्मविश्वास भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें आत्मविश्वास भी हम लोगों का हो सकता है, आत्मविश्वास होता है, क्योंकि अगर इनके अंदर हम लोग लिखाएंगे तो इसमें कोई है नहीं खास, क्योंकि आप लोगों को यही पॉइंटों से ही समझ में आ रही होंगी सारी बातें कि प्रबंध संबंधी लाभ की अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मैंने विशेषताओं को आप लोगों को अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। प्रबंध संबंधी लाभ में अगर हम लोग बात करते हैं तो इस व्यवसाय में गोपनीयता रहती है, लोच होती है क्योंकि हमें जो भी चेंजिंग करना है हम कर सकते हैं, व्यक्तिगत संपर्क हम लोग साध सकते हैं। व्यक्तिगत संपर्क में होता रहता है क्योंकि इस व्यवसाय में हम खुद ही मालिक हैं, खुद ही कर्मचारी हैं। आत्मविश्वास होता है इसमें और निर्णय लेने में सुविधा होती है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि आर्थिक या वित्तीय लाभ की बात करते हैं, आर्थिक या वित्तीय लाभ में सबसे पहला लाभ हम लोगों को क्या होगा कि समस्त जो लाभ है, समस्त लाभ पर अधिपत्य होता है, समस्त लाभ पर अधिकार होता है, समस्त लाभ पर अधिकार होता है। ठीक है, और भी लाभ हैं। और क्या लाभ हैं इसमें? मितव्ययिता हम लोग ला सकते हैं। मितव्ययिता का मतलब होता है कि हम लोग जैसे मान लो खर्चे कम करके हम लोग लागत को कम कर सकते हैं, खर्चे कम करके लागत को कम किया जा सकता है। उसके बाद अल्प पूंजी से व्यवसाय हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं, अल्प पूंजी से व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। अल्प पूंजी मतलब छोटी पूंजी से व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं, अल्प पूंजी से व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं, अल्प पूंजी से व्यवसाय, अल्प पूंजी से व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। तो आर्थिक या वित्तीय जो लाभ हैं, तो इसमें हम लोग आर्थिक या वित्तीय लाभ की बात करते हैं तो समस्त लाभ पर अधिकार होता है उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति स्थापना करता है, एकाकी व्यापारी का होता है। ठीक है, मितव्ययिता होती है इसमें। अल्प पूंजी से व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग आर्थिक या वित्तीय लाभ की बात हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को जो लास्ट लाभ है, सामाजिक लाभ या फिर उपयोगिता, तो इसमें अगर हम लोग सामाजिक लाभ की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एकाधिकार की समाप्ति की बात करते हैं, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर सबसे अच्छा अगर हम लोग लाभ बात करते हैं तो लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास होता है यहाँ पर। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर और भी लाभ होते हैं तो स्वतंत्र मतलब कि स्वतंत्र जीविका का साधन, मतलब कि किसी पर हमें आश्रित नहीं रहना है, हम खुद ही अपना व्यवसाय जो है, स्वतंत्र जीविका मतलब खुद ही अर्निंग कर सकते हैं, एक साधन के रूप में कार्य करती है, साधन के रूप में संगठन कार्य कर सकता है। उपभोक्ताओं की सेवा तो इस प्रकार से हम लोग इनके लाभ की बात कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को, देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों को 4 प्रकार के लाभ की बात की। स्थापना संबंधी लाभ में क्या क्या होता है, तो इसकी स्थापना सरल होती है और समापन भी सरल तरीके से किया जा सकता है। व्यवसाय के चयन में स्वतंत्रता होती है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को प्रबंध संबंधी लाभ बताए। प्रबंध संबंधी लाभ में मैंने आप लोगों को बताया कि निर्णय लेने में सुविधा होती है, गोपनीयता होती है, इसमें लोच होती है, इसमें व्यक्तिगत संपर्क हम लोग कर सकते हैं, आत्मविश्वास होता है इसमें। उसके बाद मैंने आप लोगों को आर्थिक या वित्तीय लाभ बताए, समस्त लाभ पर अधिकार होता है, मितव्ययिता होती है, अल्प पूंजी से हम लोग व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं, तो इस प्रकार से लाभ ये भी होते हैं। सामाजिक लाभ में हम लोग अगर बात करते हैं तो लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करेंगे हम लोग, स्वतंत्र जीविका का हम लोगों का साधन है ये, और उपभोक्ताओं की सेवा कर सकते हैं। और भी होते हैं, रोजगारों का सृजन कर सकते हैं, रोजगार का एक तरीके से सृजन भी होता है, क्योंकि अगर हम लोग खुद ही कमाएंगे, खुद ही अगर कोई व्यवसाय के स्थापित करेंगे तो इससे हम लोगों को रोजगार की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को सबसे पहले तो एकाकी स्वामित्व का मैंने आप लोगों को अर्थ बताया, एकाकी स्वामित्व का अर्थ बताया मैंने आप लोगों को। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को एकाकी स्वामित्व की
विशेषताएं की बात की हुई है, विशेषताएं की बात करते हैं या फिर लक्षण की बात करते हैं तो एक ही बात है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हो सकता है लक्षण पूछे जाएं, आप लोगों को कहीं कि हमने विशेषताएं हमने याद की थी, तो इस प्रकार से याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि एकाकी स्वामित्व के महत्व की बात की हुई है। अगर हम लोग महत्व की बात करते हैं या फिर लाभ की बात करते हैं तो एक ही बात है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो मैंने आज की क्लास में आप लोगों को इन 3 टॉपिक पर बात की हुई है कि एकाकी स्वामित्व की जो हम लोगों ने बात की हुई है कि एकाकी स्वामित्व का अर्थ, एकाकी स्वामित्व की विशेषताएं और एकाकी स्वामित्व के महत्व या लाभ। तो इस प्रकार अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आप लोगों के लिए आगे और भी क्लासें अच्छी आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, चाहे इंटर की बात करें, चाहे हम लोग बीकॉम की बात करें, चाहे हम लोग टीजीटी पीजीटी की बात करें, चाहे हम लोग बिहार की बात करें, चाहे हम लोग झारखंड की बात करें, सभी एग्जाम को हम लोग ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।